हेलो साथियों, आप सभी को दिवाली का राम राम। और आज मैं आगामी रीट की भर्ती को देखते हुए रीट सेलेक्टेड 2018 श्रीमान प्रकाश सिंह जी का इंटरव्यू लेके आया हूँ, जिससे कि आ, आप जो भी विद्यार्थियों के मन में डर है कौन सी किताबें पढ़े और कैसी रणनीति अपनाएं और लास्ट अंतिम 15 दिन में क्या हम करें ताकि हम रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर कर पाए। 2018 में जो पेपर होता था वो केवल जो पात्रता जो अभी है वही होता था, उससे डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी हमारे थर्ड ग्रेड भी आ गई है, मतलब उसका रीट प्री और मेंस कर दिया। तो इसमें अलग है, लेकिन आपको रीट क्लियर करनी पड़ेगी तभी आप आगे थर्ड ग्रेड मेंस में दे पाएंगे। तो हम पहले रीट का जो भी बुक्स वगैरह है उनके बारे में सर से जानेंगे और आपको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो सर के सबसे पहले तो सर का नाम सर बताए। आप सभी को मेरा नमस्कार, दिवाली का राम राम। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। 2018 की रीट में सेलेक्ट हुआ और ज्वाइनिंग 2019 की है। और आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़े आप और मतलब स्कूल कहाँ से करी और एसटीसी कहाँ से करी, फिर आपने कौन सी कोचिंग करी ताकि विद्यार्थियों को उससे हेल्प हो सके। सरकारी में पढ़ा हुआ हूँ मैं, सरकारी स्कूल में साइंस का स्टूडेंट था 11वीं 12वीं में। उसके बाद में एसटीसी में सिलेक्शन हो गया 2015 में। उस टाइम पे डाइट उदयपुर से मैंने एसटीसी की है। अच्छा, तो आप 12वीं में कितने परसेंटेज है आपके? 12वीं में 68। 68। और एसटीसी में कितने परसेंटेज है आपके? एसटीसी में मेरे 444 नंबर आए थे 600 में से। अच्छा, फिर आपने जो मतलब आपने टीचर बनने का सपना देखा था कि या फिर कुछ और करने का सोचा था? टीचर बनना सपना तो टीचर बनना ही था। वैसे सपने दो थे, एक तो आर्मी और एक टीचर। और फिर आपने मतलब ये आपको टीचर बनने का जो सपना था आपका वो उसको मतलब पूरा करने में किन किन लोगों का हाथ है और मतलब किन किन लोगों ने मदद की है आपकी? मेरी मदद टीचर बनने के लिए प्रेरणा स्रोत पापा जी है। मेरे पापा जी जो एक टीचर है, वो भी उनसे ही प्रेरणा लेके टीचर बनने का देखा है। और आपके गांव में मतलब कुल कितने घर, मतलब कितना बड़ा है आपका गांव और आपके छोटा गांव सा में? गांव है, मेरे सुविधा इतनी नहीं है। 7 किलोमीटर हम साइकिल से जाते थे देवगढ़ पढ़ने के लिए। कच्चे रास्ते पर दो जने, एक एक साइकिल थी। तो दोस्तों आपने सुना सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती। और अब इसी कड़ी में मैं आगे पूछना चाहूँगा इनको, जो हमारे रीट लेवल 1 है उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, और फिर अब मैं आपको इनकी बुक लिस्ट पे बताऊंगा इन्होंने कैसे पढ़ाई करी। तो आप रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों को जो अभी पात्रता है वो 2018 में जो मेन परीक्षा होती थी और जो पात्रता जो है अभी, तो उसका क्लियर करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अंतिम 3 महीने बाकी है अभी। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाना चाहिए। पहले एक बुक को या एक गाइड जो भी है अपने पास में उसको कंप्लीट करें। बहुत सारी बुकें या किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि इससे फिर ध्यान भटकता है। एक बुक कंप्लीट करते एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएं, उस पर अपनी पकड़ बनाते जाएं। फिर जब सब अपने सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद में अपनी क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से अपनी तैयारी को आंकना चाहिए। तो सर अब मतलब विद्यार्थियों को कौन सी बुक कर लेनी चाहिए? अगर एक बुक की बात करें जो रीड क्लियर करवा सके तो वो उसका नाम आप बता देंगे जो आपने पढ़ी होगी? बुक तो सभी सही है होती है, सब मटेरियल सब में एक ही होता है, खाली परोसने का ढंग अलग अलग होता है। किसमें बात तो लास्ट में जाके वहीं तक है। जो भी अपनी पसंद की हो एक बुक ले लें। जैसे सिकवाल की मैंने पढ़ी थी, जो सिकवाल की थी मैथ्स में और साइकोलॉजी में। अच्छा, तो आपने साइकोलॉजी में आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? साइकोलॉजी में मैंने अभी बताया सिकवाल की थी, सिकवाल पब्लिकेशन। और जो आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज और 2 कौन सी ली थी? लैंग्वेज 1 मेरी हिंदी थी और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी। तो उनमें जो हिंदी और इंग्लिश में आपने कहाँ से कंटेंट पढ़ा जो आपके मतलब 150 में से 113 नंबर है? लैंग्वेज फर्स्ट तो हिंदी थी, जो मैंने एनसीईआरटी की किताबें गाइड है उनसे
और लक्ष्य की गाइड थी मेरे पास, उससे तैयारी की थी। गाइड को 2-3 बार रिवीजन किया। और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में फोनेटिक्स और वो थे जो डाइट उदयपुर में मेरे लैंग्वेज की लैब थी, इंग्लिश लैंग्वेज की, वहाँ से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब जो ईवीएस है, ईवीएस आपने कहाँ से पढ़े और मतलब ईवीएस को कैसे कवर किया आप? ईवीएस के लिए मैंने पर्यावरण की किताब जो कॉलेज में भी चलती है उससे, और ये लक्ष्य की गाइड में बहुत बढ़िया समझाया हुआ था, वहीं से पढ़ा है। अच्छा, तो जो आपने फिर ये इसकी किताब बताई साइकोलॉजी की आपने सिखवाल से पढ़ी और एसटीसी की बुक से उनसे पढ़ी, और लैंग्वेज 1 आपने लक्ष्य की गाइड और जो आपके 9 to 12 जो आपके जो ये व्याकरण चलती है वहाँ से पढ़ी, और इंग्लिश भी आपने सिखवाल पब्लिकेशन की बुक से वहाँ से पढ़ी, और टीचिंग मेथड भी इनमें इंक्लूड हो गए। और टीचिंग मेथड तो एसटीसी की जो बुक थी, हमारे 2 साल का जो पाठ्यक्रम था उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई गई थी। साइकोलॉजी भी लगभग उसमें कवर हो जाती है अगर कोई नियमित रूप से उसका अध्ययन करे तो। अच्छा, तो फिर ये जो ईवीएस है ये भी आपने लक्ष्य की गाइड में से पढ़ी या फिर इसके लिए भी कोई अलग से बुक ली थी? नहीं, इसके लिए अलग से बुक नहीं ली थी। ईवीएस के लिए तो कोई सी भी एक गाइड ले ले और उसको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण ईमानदारी से समय देते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और मैथ आपने कहाँ से पढ़ी? मैथ का लोगों में मतलब विद्यार्थियों में काफ़ी डर है, तो मैथ को आपने कैसे कवर किया? मैथ्स, क्योंकि मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। 10वीं तक मेरे को मैथ्स का डर लगता था, लेकिन 10वीं में मेरे गुरुजी मिले जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को मैथ्स पढ़ाई थी। इसके कारण मैथ्स का डर दूर हो गया और साइंस मैथ्स का स्टूडेंट होने के कारण मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। अगर कोई जैसे मैथ के स्टूडेंट आप हो तो आपने तो कवर कर लिया, अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो तो उसके लिए आप कुछ बताया था कि वो भी उन बुक्स को पढ़ के आसानी से क्लियर कर पाए इस मैथ्स को? अगर कोई सबसे सरल सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स ही है। मैथ्स अभ्यास मांगती है। अगर आप नियमित रूप से उसके सवालों का अभ्यास करते हैं तो सब, एक सवाल के 2-3 मेथड होते हैं उसको हल करने के लिए, ट्रिक होती है। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो मैथ्स में परफेक्ट बन सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं मैथ्स में। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन मैथ्स में अगर आपने अभ्यास किया लगातार तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो जैसा कि मैं आजकल की जो देख रहा हूँ कि आप अगर मैथ जो रीट में क्लियर कर रहे हैं तो 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जरूर पढ़नी चाहिए। हर कंपटीशन में, भले वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। और जैसे कि मतलब ये जो अभी जो रीड प्री है और थर्ड ग्रेड मेंस भी है, तो इस रीड प्री क्लियर करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा इसमें? मतलब विद्यार्थियों को कितना समय पर्याप्त है कि वो रीड क्लियर कर सके? आपके मतलब तैयारी के अनुसार आप कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे? मेरे अनुसार तो 2 से 3 महीने, मैंने 3 महीने रेगुलर बढ़िया तैयारी की थी। मतलब 3 महीने पर्याप्त है, आप रीड क्लियर कर सकते हो। और जो एग्जाम से 15 दिन पहले आपने कैसे क्या करा था, मतलब आपकी क्या रणनीति रही होगी? मतलब आपने क्या मॉडल पेपर सॉल्व करे या फिर आप नोट्स पढ़े या फिर आपने किताबें पढ़ी, क्या पढ़ा आप? एग्जाम से 15 दिन पहले तो अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि अगर अपन ने उसको शांत नहीं रखा और इधर उधर के ध्यान लगा दिया या अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ले लिया तो जो अपन ने सीखा है, पढ़ा है, जो मेहनत की है, वो भी अपन वहाँ पे जाके भूल जाएंगे। तो सबसे पहले तो फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है और अपन के ऊपर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास होगा, अपन ने जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है और खुद पे भरोसा रखना है। मतलब जो विद्यार्थी यहाँ पर एक ही बात मिल रही है कि आपको एक ही किताब पे फोकस रखना है, ताकि ज़्यादा मटेरियल आप लोगे तो आप भटक जाओ। एक ही किताब पे फोकस रखो, उसी पर विश्वास करो, आपकी सफलता निश्चित है। तो मतलब जो ये मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए विद्यार्थियों को? मॉडल पेपर आपको तब सॉल्व करने हैं जब आपको वो पूरा सिलेबस आप कवर कर देते हैं, या फिर टॉपिक वाइज मॉडल पेपर है तो बढ़िया है। बाकी अगर पूरा एग्जाम मॉडल पेपर आप कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस लगभग 70-80% भी तैयार करके फिर मॉडल पेपर पर आना चाहिए। अच्छा, तो और
आपने मतलब जो कोचिंग करी थी कि नहीं करी थी जो रीट के लिए, आपने कहाँ से कोचिंग करी और मतलब कहाँ से करी और कितने महीने लगे आपको उसको पूरी करने में, ताकि विद्यार्थियों को हेल्प हो पाए? उस समय इतनी कोचिंग तो नहीं चलती थी, लेकिन मैंने जो एसटीसी की थी डाइट उदयपुर से, वो उस टाइम पे मैंने लगातार डाइट में जो हमारा सिलेबस चलता था उस टाइम पे, वो किताबें बहुत बढ़िया थी, वो उसी से मेरे लगभग साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड क्लियर हो गए थे। अच्छा, तो सर की आपने किताबें और रणनीति देखी होगी। इन्होंने साइकोलॉजी के लिए सीक्वाल पब्लिकेशन और एसटीसी की बुक्स पढ़ी है, और लैंग्वेज 1 हिंदी इन्होंने चूज़ करी, उसके लिए इन्होंने लक्ष्य की गाइड और 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण की जो किताब आती है एनसीईआरटी की वो उन्होंने पढ़ी, और लैंग्वेज 2 इन्होंने इंग्लिश चुनी और उन्होंने सीक्वाल पब्लिकेशन पढ़ी, और ईवीएस के लिए इन्होंने लक्ष्य की गाइड और वहीं से ही पढ़ा मटेरियल, और मैथ के लिए इन्होंने एक लक्ष्य की गाइड से ही पढ़ा, और 6 से जो 10वीं तक की जो एनसीईआरटी चलती है वहाँ से इन्होंने पढ़ा। और इनका मतलब जो गांव है वो बहुत छोटा है। और आपके गांव में सर कितने सरकारी टीचर है और मतलब सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है? मेरे गांव में अब तक 3 है, 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो स्टेट गवर्नमेंट में टीचर है, बाकी 2 आर्मी में भी है। अच्छा, और सर बाकी तो मतलब आप आगे और कुछ प्लान है आपका? आगे की तैयारी नियमित रूप से अभी चल रही है, अपने बीएड हो गई है मेरे, और मैं शिक्षा विभाग में ही अपनी आगे की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर राष्ट्र निर्माता होता है और मेरे को बच्चों से जुड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीचर के रूप में ही आगे बढ़ना चाहूँगा। सर वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर? वर्तमान में मेरी पोस्टिंग है मेरे गांव में ही है, नाबरी में। तो आपके रीट में क्या मतलब जो परसेंटेज कितना आए थे, मतलब कट ऑफ से कितने ज़्यादा थे? कट ऑफ 72 थी और मेरे 73.33% थे। 70? 3.33। अच्छा, 73.33 सर के परसेंटेज बने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जो ये आपका जो वर्तमान जो विद्यालय है वो नाबरी है, जो आपके गांव में पोस्टिंग है, तो आपने मतलब आपने अच्छे अंक प्राप्त किए इसलिए आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिली। अगर किसी के कम नंबर आते तो उनको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, दूर मिलेगी या कहीं पे उनके अनुसार? वरीयता के अनुसार जहाँ पर वो स्टैंड करेंगे वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। और सर जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम जो रेट जो पहले चलता था, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होता था, डायरेक्ट टीचर बनते थे, इससे अब तो सरकार ने थोड़ा बदलाव कर दिया है पैटर्न में, 3rd ग्रेड भी मेंस एग्ज़ाम भी लाए। तो आपने कितनी बार प्रयास किया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मतलब एक बार में हो गया या फिर आपने कितनी बार दिया, और कौन से वर्ष में ये 2 एग्ज़ाम दिया आप? मैंने दो बार दिया था, एक बार 1 नंबर से रह गया था मैं, उसके बाद में मैंने बीएससी की, और उसके बाद में सेकंड चांस मेरे को मिला, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो आपने 2016 की भर्ती भी दी और 2018 की भर्ती भी आपने दी। तो उस समय तो मतलब वो 3 साल वाला नियम लागू था, जो जिससे आप पहले वाली भर्ती से आप सेलेक्ट हो गए, है ना? तो आप बच्चों को आप अंतिम जनवरी में आप परीक्षा रीट की, तो आप और उनको कुछ आपके अनुभव शेयर करें उनके साथ, आप बताएं उनको कुछ जो वो मतलब अपनी तैयारी और पूर्ण कर सके। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि रीट आ रही है और आप सब तैयारी में जुट गए हैं। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन पास वही होंगे, उत्तीर्ण वही होंगे जो पूर्ण ईमानदारी से अपना समय दे रहे हैं पढ़ाई को। 2 तरह से तैयारी करते हैं, कोई तो दिखावे के लिए भी करता है कि सबको दिखा रहा है कि हाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और दूसरा जो होता है वो कमरे के अंदर अपनी लगातार तैयारी कर रहा है, और वही सफल होंगे जो लगातार कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, और एक निश्चित लक्ष्य अपना लेके चल रहे हैं, वो जरूर सफल होंगे। और अपने जब वो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करेंगे तो उनमें एक आत्मविश्वास अपने आप डेवलप होगा, और उनको लगेगा कि हाँ मैं ये रीट क्लियर कर सकता हूँ, तो वो पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे ही इसको।
तो दोस्तों आज दिवाली का दिन है और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन नहीं हुए और आप बेरोजगार रह गए तो लोगों के ताने सुन सुनकर आप इस दुनिया में जी नहीं पाओगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकारी जो भर्तियाँ है वो मतलब एक माया जाल है, वो 5 वर्ष में एक बार आती है। राजस्थान की बात करें तो बहुत ही कम आती है। तो आप अगला जो साल है 2025 वो भर्तियों का साल है और आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं अब ये जो हमारा जो इंटरव्यू है सर का वो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने मतलब आपको ये जो अनुभव है इनका वो सर का वो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको और मतलब उनकी जो तैयारी है वो और पुख्ता तरीके से तैयार हो सके। धन्यवाद दोस्तों।